हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने CTET की तैयारी करेंगे। CTET की तैयारी में आपको पता ही है हम क्या कर रहे हैं, यानी कि हम CTET की तैयारी में अपनी NCERT जो SST की तैयारी है उसमें NCERT देख रहे हैं। और हम देख रहे हैं, ये हमने 6th क्लास की देख ली, 7th क्लास की देख ली, अब हम 8th क्लास की NCERT देख रहे हैं। और हम देख रहे हैं हिस्ट्री की NCERT, यानी कि हिस्ट्री की देख रहे हैं। हमने 3 चैप्टर देख लिए थे, आज देखते हैं 14 चैप्टर, यानी कि आदिवासियों के बारे में बताया, आदिवासी स्वर्ण युग कल्पना ये बारे में बताया। इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद कर लेना जो इम्पोर्टेंट है, वो है ये वाली जो चीज़ है, यानी कि 1895 में बिरसा नामक एक आदिवासी ने झारखंड के छोटे नागपुर के जंगलों और गाँवों में घूमते देखा गया, यानी कि एक। और दूसरा सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है छोटा नागपुर का, आपसे पूछा जाता है छोटा नागपुर है कहाँ पर, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो झारखंड है वो किससे कटकर बना हुआ है, कोई बता सकता है? ये आपको पता होना चाहिए। और आज झारखंड में ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं। और झूम खेती के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो झूम खेती क्या है, यानी कि झूम खेती क्या है, जो घूम घूम कर एक तरह से, जैसे कि आज यहाँ पर करा खेती कर ली और फिर उसके कुछ टाइम के लिए से छोड़ दिया खेत को और फिर आगे जाके खेती कर, मतलब अगले खेत पर खेती कर ली एक तरह से। वो फिर आता है, देखिए वही कंडीशन, यानी कि एक तरह से झूम खेती का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है। परती यानी कि एक तरह से कि कुछ टाइम के लिए जो खेत को छोड़कर उस पर कर दिया जाए। फिर आ जाता है महुआ, एक फूल होता है जो क्या है शराब बनाने के काम आता है, और ये कई बार पूछा गया है। तो और वैसे भी स्टेट के टाइट में पूछा गया है, पर यह याद कर लेना कि इस तरह का फूल होता है। आपने देखा भी होगा जो झारखंड के लोग होते हैं वो ज़्यादातर, और पंजाब में आपने देखा है कि पंजाब में और इस तरफ जो झारखंड में, पंजाब में आपको पता है शराब बैन है कि नहीं है, पर वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो जो लोकल शराब है उसे पीते हैं, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाली शब्द है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। गुजरात में वन कानून, यानी कि वन कानून के बारे में तो आपको पता ही, वन कानून कब आया है उससे आपसे पूछा। स्लीपर देखिए, लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह की जो टर्म्स है ना, जिसे बच्चों को पता ही नहीं है, तो वो टर्म्स तभी पता होंगे जब आप क्या पढ़ोगे, NCERT पढ़ोगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, और देखते हैं। ये देखिए 1920 के दशक में बिहार के झारखंड में और कोयला, यानी कि कोयले की, आपको पता है कोयले की खदान, पहले वही KGF वाली कहानी कि पहले क्या करते थे, जो गरीब लोग होते थे उन्हें कोयले खानों में लगाया जाता था, और कोयले खानों में क्या करते थे, वो कोयला निकालने का काम करते। तो देखिए इसमें बताया गया है कि उसके जो कोयला के में शरीरों, यानी कि लोग बागों के शरीरों के बारे में, बिहार की जो कोयला खान की है, और कोयला खान कब थी, 1948, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए ये क्या नाम है, इसके कहानी के तौर पर बताया गया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है, ये वैष्णव, यानी कि विष्णु की जो पूजा करते हैं उसे वैष्णव कहते हैं, और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं चैप्टर 5 देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 में सिर्फ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 1857 का रिवॉल्ट, यानी कि 1857 के क्या रिवॉल्ट है, सैनिक और किसानों के विद्रोह को क्या कहा जाता है, ये विद्रोह 1857 का विद्रोह। और ये सबसे पहले कहाँ से फैला, यानी कि आपका 10 मई 1857 मेरठ से फैला, मेरठ यानी कि मेरठ से फैला, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए इसमें लिखा हुआ भी हो कहीं, ये देखिए 801 के अवध के एक सहायक संधि को थोपा गया, 1857 में अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया। फिर आता है 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद यानी कोई भी परिवार किले पर राज नहीं करेगा। और उसके फिर 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह होगा। और सबसे बड़ा कारण यही है इस युद्ध का कि जो हिंदू धर्म के लोग थे, यानी कि हिंदू और मुस्लिम दो धर्म के लोग सबसे ज़्यादा सैनिक थे जो इनके, यानी कि अंग्रेज़ों के टाइम पर थे। और हिंदू धर्म
के लोग गाय को शुभ मानते थे और जो मुस्लिम धर्म होते थे वो सूअर को अशुभ मानते थे। तो उसी चक्कर में, और इनका कहना यानी कि जो उस टाइम पर क्या था, जो बंदूकें होती थी उसमें कारतूस को पहले मुंह से छीलना पड़ता था। जैसे आपने सिगार को देखा होगा, उसे ज़रा सा काटना पड़ता है तब वो जलता है। ऐसे ही क्या होता है, उसके कारतूस को पहले ज़रा सा ऊपर से छीलना होता था तब वो भरा जाता था। इसलिए ये कहा गया कि हिंदू और मुस्लिम धर्म की जो भावना है और धार्मिक जो चीज़ें हैं यानी कि धार्मिकता को अशुद्ध करा जा रहा है। तो इसलिए ये सबसे पहले रिवॉल्ट शुरू होता है। और रिवॉल्ट कहाँ से शुरू होता है? मंगल पांडे यानी कि मंगल पांडे की तरफ से। और बैरक यानी कि आपको ये पता होना चाहिए, मंगल पांडे वाला जो किस्सा है वही सबसे बड़ा एक क्या है, सैनिक विद्रोह का कारण बना है। फिर आता है अंग्रेजी लोगों ने भारतीय समाज में सुधार करने के लिए सती प्रथा पर रोक लगाया और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया और कानून बना दिया। अंग्रेजों ने शिक्षा एक तरह से प्रोत्साहन करा। 1930 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरी को खोलना का काम किया। ठीक है, ईसाई मिशनरी को 1950 में एक नया कानून बनाया गया ईसाई धर्म को अपनाना। और जो देखो, आप हिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है, हिस्ट्री को कोई डीप से पढ़ेगा, यानी कि हिस्ट्री को जो डीप से पढ़ेगा उससे सारी हिस्ट्री के बारे में पता है। देखिए, जो पहले लोग थे यानी कि हिंदू धर्म थे के लोग थे, ठीक है, उनका कन्वर्जन कहाँ हुआ? मुस्लिम धर्म में और सिख धर्म में और क्रिश्चियन धर्म में, बौद्ध धर्म में, पारसी मतलब पारसी नहीं, और जैन धर्म में। तो ये धर्म में कन्वर्ट होते चले गए ऐसे ही। यानी कि अब जैसे मिशनरी आए तो अंग्रेज़ों ने क्या करा, जो मिशनरी के से जुड़ जाएगा उसे क्या नाम, सारे बेनिफिट मिलेंगे, रहना, खाना, पहनना, स्कूल की अच्छी फैसिलिटी। तो लोग क्या हुआ, मिशनरी में जुड़ गए क्योंकि उन पर अत्याचार नहीं हो रहा था। अब जब मुग़ल आए तो हिंदू धर्म के जो अत्याचार होता उन्हें ज़बरदस्ती क्या बना दिया गया, मुस्लिम बना दिया। ये सब चीज़ें कन्वर्जन चलता गया। और कन्वर्जन के बारे में अगर जब आप डीपली हिस्ट्री पढ़ोगे तब आप समझ जाओगे कि कन्वर्जन का किस तौर पर कन्वर्जन हुआ है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह के बारे में बताया गया। 1857 का याद कर लेना। ये देखिए, मेरठ से दिल्ली तक 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। और चंद दिनों बाद मेरठ से तैनात यानी कुछ सिपाही क्या है, कारतूस के भरे यानी कि फौज को कारतूस से भरे और लोग बागों को मारते हुए, जो लोग बाग मतलब जो अंग्रेज सैनिक थे उन्हें मारा, यानी कि और वहाँ से एक तरह से दिल्ली की तरफ प्रस्थान करने लगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक, यानी कि मंगल पांडे कहाँ का था, बैरकपुर का था। ठीक है, और दिल्ली से कब, यानी कि मेरठ से दिल्ली तक की यात्रा चली। यानी कि देखिए 10 मई को सिपाही मेरठ से जेल यानी कि एक तरह से मेरठ से चल पड़े। और मेरठ का जो आज भी आपका लाल किला है और जो ये बेगम पुल के आसपास का एरिया है ना, जिसे क्या नाम लाल कुर्ती का एरिया कहते हैं, वहीं पर सारा का सारा खेल हुआ था एक तरह से। मेरठ के कुछ सिपाही ने एक टीले 10 मई को की रात पर घोड़ा पर सवार होकर क्या करा, यानी कि दिल्ली पहुंच गए। ठीक है, ये आपको पूछा जाता है। और देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है, देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। 6 अगस्त 1857 को कर्नल टाइलर ने अपने कमांडो इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें क्या करा, अंग्रेजों को क्या कहा, भय एक तरह से हुआ और इसके बारे में बताया गया। वही सारी कहानी है जो आपको ऊपर बताई गई कि लड़ाई होने वाली है, ये सब चीज़ें होने वाली। और 1857 का विद्रोह एक टाइम पर एक इतना पीक हुआ था कि लोग यानी कि अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि अब हमें क्या छोड़ना पड़ेगा, भारत छोड़ना पड़ेगा और भारत छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सभी धर्मों के लोग थे और सभी छोटा बड़ा सब धर्म के लोग जुड़े थे, सभी जाति के लोग जुड़े थे। पर यहाँ पर भी कुछ लोगों ने गद्दारी करी थी। और दूसरा संचार, यानी कि संचार व्यवस्था सही नहीं थी, इस वजह से ये 1857 का जो युद्ध था वो हार गए थे। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया था और 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को
शिकस्त होते हुए उन्हें मार दिया गया था, एक तरह से घायल कर दिया। कि आपको पता ही है वो कहानी। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। ब्रिटिश संसद में 1857 के बाद फिर एक कानून पारित हो गया, और कानून में क्या कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अब किसके अंडर में चल जाएगी, क्राउन के अंडर में, यानी कि रानी के अंडर में चल जाएगी। ये सब आ गया था, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए तो 1850 देखो 1857 का रिवोल्ट होती, उसके बाद क्या नाम 1858 में रानी के अंडर में चला गया था, यानी कि क्राउन के अंडर में चला गया था। कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सब भी इसमें काम करेगी। फिर आता है परम शांति में, एक तरह से ये आता है परम शांति वाला, ये इतना कॉन्सेप्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वही बताया गया कि तो इसमें वही बताया गया 1857 के विद्रोह के बाद दक्षिण विभाग में जो जन विद्रोह पैदा हुआ था, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर आता है छठा चैप्टर, यानी कि छठा चैप्टर है बुनकर, लोहा और बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 3 चीज़ याद करनी है कि अंग्रेज़ पहले आए कहाँ, अंग्रेज़ों ने फैक्ट्री डाली कब, और कारखाने की दुनिया में किस तरह आए, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। भारत में पश्चिमी तट पर गुजरात में स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते में होने वाले एक तरह से व्यापार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और बंदरगाह में से एक है। डच और ब्रिटिश व्यापारियों जहाँ 17वीं शताब्दी में शुरुआत में बंदरगाह इस्तेमाल करने लगे, और 18वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण क्या बन गया, निगरानी में आ गया हो। फिर आता है 1850 में के दशक में, जब ब्रिटेन लोहे और इस्पात उद्योग की एक तरह से पनपने लगे, और क्या हुआ, दुनिया का कारखाना कहलाने लगे। ये भी इम्पोर्टेंट है। 18वीं शताब्दी के आखिरी तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की चीज़ों खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड और यूरोप में जाकर बेच देती थी, एक तरह से बड़ी कीमतों पे। फिर आगे आता है बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरे देश में कपड़ा उत्पादन का क्षेत्रों में औरों से कोसों आगे था। यानी कि एक देखो, भारत को गोल्डन बर्ड क्यों कहा जाता है, यानी सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, ये नहीं कि सोने की चिड़िया यहाँ पे सोने की चिड़िया बैठ कर क्या नाम पेड़ों बैठती थी, नहीं। आज भी जो कहते हैं ना कि जो ये कहता है कि इंडिया के पास कुछ नहीं था, ये नहीं था, वो टेक्नोलॉजी जो पहले की टेक्नोलॉजी थी ना, अगर वो टेक्नोलॉजी आज साइंटिस्ट कोई या फिर कोई भी व्यक्ति, आज का कोई भी व्यक्ति उस टेक्नोलॉजी को ला सके, तो जो एडवांसमेंट पहले था वो एडवांसमेंट आज भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सब वही है कि बात है कि जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद करने वाली बात है, कि खाते भी यहीं का है बहुत से लोग, और बुरा भी नहीं कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है शब्दों के, यानी कि शब्दों के जो है इतिहास में छापे की बात बताएगी, और ये आप सारा पढ़ चुके हैं हम, कौन से कपड़े के छापे और ये सब चीज़ें। कालीकट के निकट शब्दों, यानी कि एक तरह से ये देखिए कोली को कहने वाले लगे, यानी कि इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो वर्डिंग है आपको अटपटी से लगेगा, और इसमें इम्पोर्टेंट ये बताया गया। ये आपका क्या है, ये गैजेट होगा, वही होगा। 1686 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी छापेदार भारत के सूरत कपड़े ज़बरदस्ती मांग करी गई। ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेट के तौर पर, और कोई इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, बढ़ाना शब्द का इस्तेमाल गले या सर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुंबद के लिए किया जाता था, और ये एक तरह से हिंदू, यानी कि हिंदी में क्या है, बांधना शब्द के रूप में आता है। आगे देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह के, जैसे आप सीधे सीधे मान के चलो, स्कार्फ के तौर पर जो ये स्कार्फ है ना, जैसे लड़कियाँ स्कार्फ आज से ये मान के चलिए आज से 10 साल पहले, 10 साल ही मान लो, अब कोई भी स्कार्फ नहीं पहन, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, स्कार्फ नहीं पहनता। तो स्कार्फ एक इस तरह का जो होता था, जैसे आज के टाइम पर छोटा दुपट्टा मान लो, और उसे क्या करते थे, इसे फोल्ड करके, यानी कि ऐसे बना, ये देखिए ये है स्कार्फ, और इसे कर लेते थे, ऐसे कर लेते थे, ठीक है। और इसे फिर यानी कि ये जो सिरा है और ये सिरा है बांध लेते थे, यानी कि ये फेस है, और इसे यहाँ पर गांठ बांध लेते थे, और तो ये ढक जाता था, स्कार्फ के तौर पर काम आता था। ठीक है, आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है, स्निपिंग यानी के बारे में, मशीन एक ऐसा कामगार है का स्थान है तत्कालीन काम को करने के और उसको
इसमें क्या करा गया था, 1767 में स्प्रिंग चैनी एक तरह से आविष्कार हुआ था और इसमें इंजन के यानी कि एक तरह से वास्प इंजन को जो प्रयोग करा गया था, और इस टाइम पर यानी कि जैसे लूम टाइप होता है उस टाइम की एक तरह से आपको मशीन के तौर पर मान के चलिए। आगे चलते हैं। ये आपको पता ही है क्या है, लूम है, यानी कि इससे कपड़े के, और देखिए इसमें क्या कर रहा है, एक तरह से लूम का रूप है, यानी कि लूम जो कपड़े बुनने का काम कर रहा है। आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है, इम्पोर्टेंट है। सूरत कपड़े यानी कि सूरत कपड़े मिल का उदय क्या है, भारत में पहली सूरत कपड़े की मिल 1854 में मुंबई की स्थापित की गई, यानी कि ये आपको क्वेश्चन बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे क्या इम्पोर्टेंट है देखते हैं। 1900 के दशक में आते आते मुंबई में 84 कपड़ा मिल, यानी कि इतना इम्पोर्टेंट छोड़ दीजिए। अहमदाबाद में पहली कारखाना जो है 1861 में खोला गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, कारखाना वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। आगे देखते हैं। धातु में लिए इम्पोर्टेंट छोड़ दीजिए। टाटा यानी कि आपको बताया टाटा की क्या है, टाटा इस्पात जो है आपकी जो टाटा कंपनी है वो बहुत पहले से है, और क्या है 1912 में स्टील का उत्पादन होने लगा था। ठीक है, जो आप टाटा आज के टाटा कंपनी के बारे में सुनते हो ना, वो बहुत पहले से कंपनी है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है, सातवां चैप्टर में क्या है, देसी ये जो है इसे छोड़ दीजिए, इसे हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो है हिस्ट्री आपको पता है, छोटे छोटे आप जब पढ़ लोगे तो थोड़ा सा तभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपका हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री का ये जो 2 या 3 दिन में कवर करा रहा हूँ मैं, क्योंकि पॉलिटिकल और ज्योग्राफी एक दिन में कवर हो जाता है। हिस्ट्री का क्या है, बहुत सारी टर्म्स हैं, ऐसी अटपटी टर्म्स होती हैं जो आपको समझने में, आपको लिखने में एक तरह से टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। कल आपकी हिस्ट्री की बुक कंप्लीट हो जाएगी। कल है 16 तारीख, यानी कल 16 तारीख है, और 17 और 18, ठीक है, और 18 को आपको 18 और 19 को सारे टैग वर्ड्स करा दिए जाएंगे, जिससे आपकी यानी थर्सडे का आज क्या है, मंगलवार है, कल और परसों आपको सारे टैग वर्ड्स करा दिए जाएंगे, नहीं थर्सडे को परेशान में, थर्सडे से आपके सारे टैग वर्ड्स शुरू हो जाएंगे, जिससे आपका जो CTET का पेपर है वो आसानी से आप क्लियर हो सकें। और अब जो है एक चीज़ ध्यान रखना, जिस तरह से बीएड को एक तरह से हटाया गया है, तो अगर किसी बच्चे ने पास होने के बाद भी CTET का फॉर्म भर रखा है, ठीक है, CTET का फॉर्म भर रखा है, अगर आप पास है और अब तब भी आपने फॉर्म भर रखा है, तो भूल कर भी पेपर मत छोड़ देना, क्या पता ये 7 साल वाला जो रूल है वापस आ जाए। ठीक है, और जो पेपर फर्स्ट, जिसने पेपर बीएड है और पेपर फर्स्ट भी भर रखा है, पेपर 2 भी भर रखा है, तो पेपर ज़रूर दे के आना। ये भी नहीं हो सकता है कि फिर दोबारा 2 साल बाद पॉलिसी चेंज हो और पेपर 1 वाले भी एलिजिबल हो जाए। बहुत सी जगह पेपर 1 वाले एलिजिबल होंगे, वो आगे हम समझेंगे कैसे होंगे एलिजिबल। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।